लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनारियो हों तो क्या आप अपनी टीम से हमेशा वी बात ब्रेक करते थिंग्स रहते एंड मेक बेटर। 10 मिनट तक जिसको गोल मारना है वो भी श्योर नहीं है कि वो कब गोल मारने वाला। जिंदगी के सफर में गुजर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एचआर हेड से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी स्टोरी अपने आप में एक प्रेरणादायक है। बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया। उसके बाद भारत के, इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपका एक्सएलआरआई हो गया, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, पटना के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट्स के कोर्स किए जो कि आज एचआर फर्टर्निटी में काफ़ी लाभदायक हैं। सुजीत कुमार सर आज के डेट में इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड में एज ए एचआर हेड्स अभी काम कर रहे हैं। पिछले 27 वर्षों से एचआर फर्टर्निटी में एज ए एचआर लीडर वो काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सुजीत कुमार सर से, जिनसे उनके सोच के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनके पूरे इंटायर सफ़र से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं सुजीत कुमार सर से। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इनवाइट किया और इस पॉडकास्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरे सर, और मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो हमारे एचआर फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, और प्रेरणा का स्रोत हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सुख के दिन होगी आज के दिन में। और मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप बहुत कठिन सवाल हमसे ना करें। सर, बहुत सिंपल वे में और कॉर्पोरेट से ही रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जब मैं आपको देखता हूं तो लगभग मैंने पूरी आपके बारे में, जब मैंने सब कुछ स्टडी किया, देखा तो लगभग आपने 27 साल आपने एचआर फर्टर्निटी में एज ए एचआर लीडर के रूप में काम किया। तो सर, सबसे पहले मेरे को ये जानना था कि 27 सालों में आपने मैनेजमेंट को, मतलब लीडर्स को, किस हद तक चेंज होते हुए आप देख रहे हैं और लोगों के नज़रियों में क्या क्या बदलाव आया है और इन सब बदलावों का कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इनफैक्ट इस 27 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, इसमें मेरा जो रुख यही है कि पहले जब एचआर के सिस्टम स्टार्ट हुई थी उस समय एक रूटीन एचआर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं थी और वो उसको कॉस्ट सेंटर के तौर पे देखा जाता था हमेशा। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स में एचआर का रोल बहुत कम हुआ करता था। जो आज के दिन में एचआर के लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और वो बिज़नेस के रेवेन्यू ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, बिज़नेस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और ऐसे नए तरीके आए हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट से एचआर और एचआर के बाद अब डेवलपमेंटल एचआर, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली हुआ है और कंटिन्यूसली हो भी रहा है। और लोगों की डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एचआर को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे देखा जाता है आज के दिन में। पहले शायद वो चीज़ नहीं थी। अब जो है एचआर एक ऐसे रोल पे आ गया है जहाँ पे बिजनेस की डिपेंडेंसी एचआर पे हो गई है और एचआर की कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है आज के दिन में हर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस स्टोरी में। अच्छा, तो इसका मतलब कि एचआर अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब पहले की अपेक्षा आज की डेट में कहूँ बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रहा है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, एचआर का रोल बहुत चेंज हो गया है। रूटीन एक्टिविटीज़ से हटके डेवलपमेंटल जर्नी में कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ऐसे डिजिटलाइजेशन ऑफ एचआर। आज के दिन में तो इतना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, एचआर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पे। और अगर एक सही मायने में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी पे एचआर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सारे चीज़ों में एचआर आगे फोरफ्रंट में होता है, चाहे वो परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर हो,
कल्चर अपब्रिंगिंग, वो सबसे बड़ी बात है आज के दिन में। जो कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें एचआर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है और कर रहा है आज के दिन में। और हर एक एचआर वालों का एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पहले शायद नहीं होता था। सुजीत सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है एज ए एचआर लीडर। अगर सुजीत सर को एक कंपनी की ब्रांडिंग एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करनी हो, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होंगी, वो शुरू में आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहेंगे आप उस चीज़ के लिए? एम्प्लॉय ब्रांडिंग एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉय ब्रांडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ों साथ साथ चलती है। आप खुद की अपनी ब्रांडिंग करते हैं अपने कर्म के द्वारा, अपने सारे कंट्रीब्यूशन के द्वारा, और जो आप एक ओवर स्ट्रेच करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो आपकी एक ब्रांड क्रिएट होती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांडिंग के लिए मुझे लगता है, जो मैंने लर्न किया अपने एक्सपीरियंस में आदित्य बिरला ग्रुप में, मैंने देखा एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन जिस पे बहुत बात आज के दिन में हो रही है, और एक सराहनीय कदम है वो, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग पोजीशन पे लाती है, जहाँ पे बाहर वालों को और अंदर जो एम्प्लॉई है, उन दोनों के थॉट प्रोसेस को असिमुलेट करके और एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाता है जहाँ पे आपके सारे पॉलिसीज़ प्रोसेसेस बहुत ट्रांसपेरेंट वे में और बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग कर सकते हैं। और उसमें लोगों का योगदान, अपने एम्प्लॉयज़ का योगदान और अपने लीडर्स का योगदान बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वही कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एक सही दिशा में लाने के लिए, जिसके वजह से एम्प्लॉयर की सेंट्रिसिटी बढ़ती है और एम्प्लॉयर प्रेफर्ड चॉइस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नहीं, लेकिन अगर आप एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई कंपनी, मान लीजिए आदित्य बिरला की बात करूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अगर आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, मतलब फर्स्ट डे से, अगर आज के डेट में आपको फिर से उसकी ब्रांडिंग करनी हो, तो कौन सा की पॉइंट होगा जिस पर आप सबसे ज़्यादा काम करना चाहेंगे? लगता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है और आउटसाइड वर्ल्ड की कम्युनिकेशन है, चाहे वो डिजिटल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो जो आपके दूसरे संवाद के तरीके हैं उनके द्वारा हो, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है ब्रांडिंग क्रिएट करने में। तो आप किस तरह से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं पूरे मार्केट में और अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जिबिट कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपकी ब्रांडिंग होती है। तो आपको प्राइमरीली कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए आपकी, जो आपको एक अच्छे ऊंचाई पे लेके जाएगी ब्रांडिंग की ओर। लगभग मैं 22 सालों से वेलनेस एक्टिविटीज़ में मैं हूँ। बहुत सारी कंपनियां वेलनेस के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन वो बहुत सारे प्रोग्राम को लेकर को तो आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मैं देखता हूँ कि लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। कंपनी चाहती है कि करे, लेकिन हो नहीं पाता है। आपके हिसाब से ऐसा क्या प्रोग्राम होना चाहिए ताकि कंपनी में लोगों की और कंपनी के लिए वो एक हैबिट के तौर पर बन जाए? तो ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? मुझे लगता है आज के दिन में वेलनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और हर एक एम्प्लॉइज़ को इफ़ेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में बहुत डिटेल में वर्किंग करनी चाहिए। हर एक छोटा से बड़ा एम्प्लॉय, सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट है और उसको कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रैटेजी में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश है और हेल्दी है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में ज़्यादा रहेगी हमेशा। और हमेशा यही होता है कि हेल्थ थोड़े दिन बाद आदमी को इफ़ेक्ट करने लगता है, और अगर वो वेलनेस की तरफ ध्यान नहीं देता है और ऑर्गेनाइजेशन उसको उस तरह से अगर नहीं पहुंचाती है लोगों तक, शायद जो सक्सेस स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रैटेजी ऐसी बननी चाहिए वेलनेस की तरफ, जो कि कांस्टेंट हो, रेगुलर हो और हमेशा उसको एक फोरफ्रंट पे रखते हुए, क्योंकि एचआर का एक बड़ा अहम रोल है एम्प्लॉय वेलफेयर, जो कि स्टैट्यूटरी एंगल से भी ज़रूरत है और आज के दिन में तो स्ट्रेस लेवल इतनी हाई है लोगों की, तो एक नेसेसिटी है। तो अगर नेसेसिटी है तो उसको आप भूल के नहीं चल सकते। अगर आप इग्नोर करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं है, ना ही एम्प्लॉय के हित में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको स्ट्रैटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके कॉन्स्टेंटली उस पर एंडेवर करनी चाहिए,
चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, सारी चीज़ें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और एक ऐसे माहौल में जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पिरेशन मिले लोगों को वेलनेस की तरफ, और वेलनेस के द्वारा चाहे वो योगा के माध्यम से हो, मेडिटेशन के माध्यम से हो, या जो और अलग तरीके हैं वेलनेस के, उसके द्वारा कॉन्स्टेंटली हर महीने में एक उसके एनुअल कैलेंडर बना के अगर उसको रेगुलर फॉलोअप किया जाए तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय के हित में है। और उससे कंट्रीब्यूशन हर एक आदमी का बढ़ेगा, लॉन्गिविटी बढ़ेगी, सोच बदलेगा, और आप जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में सोच रही है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। सर मैंने लगभग 22 साल से वेलनेस में काम कर रहा हूँ ऑफिशियली, वैसे तो 25 साल हो गए। मैंने जिन कंपनियों में देखा है कि लोग अपने एम्प्लॉय के बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेलनेस प्रोग्राम लेकर आते हैं ना, तो लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग रहता है। लोग अपनी कंपनी के बारे में ना काफ़ी अच्छा सोचते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आज के सिनारियो में जो स्ट्रेस लेवल है और काम करने के जो तरीके हैं ना, उसमें वेलनेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता जा रहा है, जो आपने अभी बताया ही कि किन किन चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंपनी के अंदर जब बहुत ज़्यादा हलचल होती है, हलचल इन दी सेंस कि अगर कंपनी का मर्जर हो रहा हो, किसी कारणवश से कंपनी के अंदर छटनी आपने चालू कर दिया, या कंपनी में जो ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा हो, तो इन सिनारियों में आप अपने टीम का जोश और हौसला जो है ना, वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे बना कर रखते हैं? मुझे लगता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज के संदर्भ में, जहाँ पे मर्जर एक्विजिशंस या ग्रोथ स्ट्रेटजी कंपनीज की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और उसमें हर एक का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और एज ए लीडर आपको हर एक को मोटिवेट करते रहना है, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, ऐसे एवेन्यूज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप उनको प्रमोट करके ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ताकि कोई नेगेटिविटीज़ उनके दिमाग में ना आए। और उससे ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ जॉब रोटेशन के सिनारियो है, तो अगर कैपेबिलिटी है लोगों में, या आप कैपेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, उसके वजह से लोगों की पॉजिटिव वाइब्स रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से वो माउथ पीस होते हैं। दे टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड चेंजेस दैट इज़ हैपनिंग, विच इज़ हैपनिंग फॉर गुड रीजन। तो ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जहाँ पे लीडर्स को हमेशा प्रोएक्टिवली सोचते हुए ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो संभव है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और एज अ लीडर जो आपको एक इम्पॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो है आपके टीम की ओवरऑल वेलनेस और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। अगर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर चेंज की वजह से हो रहा है, तो उसको पॉजिटिवली अगर आप बताते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा आता है, लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा। अगर आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 8-9 तक कंट्रीब्यूट करें, तो हो सकता है वो 10 कंट्रीब्यूट कर सकेगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चीज़ों को लेगा और आप उसको उसकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के पीछे भी काम करेंगे। नए नए सिस्टम्स जो आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टैलेंट मैनेजमेंट का प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, ये सारी चीज़ें आज के दिन में हो रही है। तो वो एक कांस्टेंट एंडेवर है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट और एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ दोनों असर्टेन होता है उसके द्वारा। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों पे ऑर्गेनाइजेशन को और लीडर्स को ध्यान देना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उसके बेहतर परिणाम आ सके। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनारियो हों, तो क्या आप अपनी टीम से हमेशा बात करते रहते हैं या टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह से? कम्युनिकेशन ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल है इसमें। मैनेजमेंट और लीडर्स की जो कम्युनिकेशन होती है उसको एम्प्लॉय तक पहुंचाना थ्रू टाउन हॉल मीटिंग, थ्रू ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन कम्युनिकेशंस भी बहुत सारे हो रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ पे आप
कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और बीच बीच में क्वार्टरली एक टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ करिए जहाँ पे आप कंपनी के स्ट्रैटेजिक विज़न को दिखाएं और कंपनी कहाँ और क्या सोच रही है, किस तरफ जाना सोच रही है और आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ऐसे चीज़ों पे अगर आप ध्यान कॉन्स्टेंटली देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि जब कंपनी में छटनी हो रहा हो या मर्जर हो रहा हो तो कोई भी है, ये एचआर लीडर या वहाँ के एम्प्लॉय जो भी लोग होते, कहीं नहीं कहीं उनके माइंड में ये सब चीज़ें आती हैं कि कल मेरा क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि एज ए एचआर लीडर, और घूम फिर कर ये सब सारी स्ट्रैटेजी एचआर के ऊपर ही आते हैं कि एचआर उसको कैसे, एक आपकी अपनी टीम के अलावा मुझे जो लगता है पूरे इंटायर कंपनी के लिए आपका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि लोगों को मोटिवेट करके रखें और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। जैसा मैंने बताया, कम्युनिकेशन तो है ही है बहुत इम्पोर्टेंट, और कम्युनिकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं, सारे लेवल तक होनी चाहिए, नीचे लेवल तक भी, ब्लू कॉलर्स जो है उनके साथ भी, वाइट कॉलर्स है उनके साथ भी, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो आपकी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप कम्युनिकेट रेगुलर करते रहें, उनसे फीडबैक भी लें। फीडबैक से बड़ा एक्शन प्लानिंग में हेल्प होता है। और बहुत सारे आज के दिन में टूल्स हैं जहाँ पे आपको एक फीडबैक आ जाती है जिससे पता लगता है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे आप करा सकते हो, ESS बोलते हैं, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे बातों का पता लगता है जो ऑर्गेनाइजेशन में शायद स्ट्रैटेजिक लेवल पर वो थॉट्स ही नहीं आती, लेकिन वो नीचे से लोगों ने दिया है तो आपको उसको पॉजिटिवली लेते हुए उसके ऊपर एक्शन प्लानिंग करके वो चीज़ें चेंजेस में लानी होती है। और आप ऑर्गेनाइजेशन के जो हित में हो, बिकॉज हर चीज़ नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनाइजेशन के हित में और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में जो है आपको ऐसे डिस्कशंस करनी पड़ती है। और एज ए HR लीडर तो काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही लीड करना है, तो आपको हर एक एम्प्लॉय के बारे में सोचना है, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है, हर एक फंक्शन के बारे में सोचना है, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। और उसमें आपकी जो डायलॉग है आपके लीडर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पे वो डिसीजंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि पिछले 27 वर्षों से आपने IT, आपने मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपने काम किया होता। हर कंपनी का एक कल्चर, एनवायरनमेंट सब कुछ अलग अलग होता है। इसलिए मैंने आपसे ये पूछा ताकि आने वाले समय में अगर जो यंग जनरेशन है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अगर इस तरह की नौबत आए अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको वो मैनेज कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं। सर, अब मैं आपसे ना कुछ बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको 1-2 लाइन में, बड़े मतलब छोटे सिनारियों में, मतलब छोटी लाइनों में आपको उसको जवाब देना है। अगर लिंक्डइन एक डेटिंग ऐप होता नौकरी के लिए, तो आपकी प्रोफाइल लाइन क्या होती? मुझे लगता है मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि वी ब्रेक थिंग्स एंड मेक बेटर वंस। ये एक ऐप ऐसा बनाते, वी मेक थिंग्स, वी ब्रेक थिंग्स फर्स्ट एंड देन मेक अ बेटर वंस। काफ़ी अच्छा लाइन है सर, ये तो आप सबके लिए मतलब जो आप बता रहे हैं। एक ऐसा HR रोल जो कि सभी कंपनियों में होना चाहिए, वो क्या है? HR का रोल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि HR एक माध्यम है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन रखने का। तो HR की कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है रोल, और हर ऑर्गेनाइजेशन में HR का ये काम बिल्कुल तय है, हर जगह ऐसा होता ही है, होगा ही आगे भी आने में। तो आपके हिसाब से कम्युनिकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ब्लड मतलब लाइफ लाइन है एक तरह से। कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ लाइन, ब्लड की तरह, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है उस तरह वो कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी एक घिसी पिटी लाइन है जो आपके हिसाब से कॉरपोरेट के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफिस में होती है लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर समूह टारगेट किया जाता हो। वो गलत होता है, ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिविटीज़ फैलती है इससे। हमें लग रहा है पॉलिटिक्स होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। पॉलिटिक्स के बिना तो पूरा वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ह्यूमंस हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स होगी, ये तय है। बट
पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि आपकी फैमिली में भी पॉलिटिक्स होता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। और हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज़ भी है, ताकि वो, लेकिन वो हेल्दी वे में हो, डटी माइंड से ना हो उस चीज़ के। डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एचआर का कोई मॉस्कॉट होता तो वो क्या होता सर? इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन ये एक अहम मुद्दा है हर जगह। सो एचआर को एज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर का जो टैगलाइन होना वो चाहिए। हमेशा लेके चलना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड में भी। आप बहुत बड़ी लाइन बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ लोग अगर अपनाना चालू कर दे तो हमें लग रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े शायद। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है इस लाइन में। अगर लीडरशिप एक अगर खेल होता तो आप किस खेल से उसको कंपेयर करते और क्यों करते वैसा? मुझे लगता है फुटबॉल से बहुत कुछ लर्न करने को है। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे टीम का जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेट एम जो है गोल की तरफ ले जाता है। तो लीडरशिप भी एक ऐसा ही मुद्दा है जहाँ पे बिना टीम के परफॉर्मेंस के लीडर्स कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, और लीडर्स का काम है टीम को डायरेक्शन देना। सिमिलरली फुटबॉल में जो कैप्टन होता है वो अपने टीम को डायरेक्शन देता है गोल की तरफ ले जाने का। तो ये दोनों बड़ा ही रिलेटेड है। तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं जो आपने एज लाइन बनाया और बताया आपने कि फुटबॉल सही में अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारे खिलाड़ी का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पे हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम खेलती है वहाँ पे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, तो तभी रिजल्ट आता है। और हर एक की परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे सारे लोग परफॉर्म करते हैं। बॉल कोई भी अपने पास नहीं रखता, इवन लास्ट मिनट तक जिसको गोल मारना है वो भी श्योर नहीं है कि वो कब गोल मारने वाला है। तो ये दर्शाता है कि वो सेल्फलेस होके काम करते हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होती है कि मुझे रिजल्ट लेना है, और रिजल्ट ओरिएंटेशन उनके दिमाग में होता है। तो रिजल्ट जब आती तभी जब वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलता है, कैप्टन का सपोर्ट मिलता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम करते हैं। और मुझे लगता है क्रिकेट में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रिकेट और फुटबॉल में दोनों ही जगह कोचेज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। सो आज के दिन में भी आप देखिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ऐसे वेलनेस कोच हैं, ऐसे कोचेज़ जो इंटरनेशनल फेडरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और सही डायरेक्शन में जाने की प्रेरणा देते हैं। सर, अगर एचआर को अगर किसी फिल्म के टाइटल से समझना हो तो वो टाइटल क्या होगी? आई थिंक मिशन पॉसिबल थ्रू एचआर वे, ये एक टैगलाइन मुझे लगता है, और इस लाइन की पिक्चर अगर बने तो बहुत सक्सेसफुल होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टोरी अगर बिल्ट इन की जाए, मिशन पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, दैट इज़ व्हाट एचआर लुक्स एट। तो ये टैगलाइन आपके हिसाब से पिक्चर की टाइटल होनी चाहिए मतलब। सर, हम लोग अक्सर अपनी टीम से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ जो अपनी टीम से सीखी हो और वो मैनेजमेंट की किसी बुक में ना हो, किसी बुक से ना मिलती हो? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी छोटा या बड़ा कभी वो मायने नहीं रखता। लोग छोटी छोटी चीज़ें भी एक यंगस्टर से सीखता है। तो मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि पूरे 28 साल के दौरान में मैं कई सारे ऐसी चीज़ें दूसरों से सीखी जिन लोगों ने उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। लर्निंग जैसे एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है आपकी, और आप नए नए चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नए नए चीज़ों को यंगस्टर्स आपको शायद वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब मैंने अपने करियर में जो मेरे को आज से करीब 5-6 साल पहले ऐसा फील आया कि कंप्यूटर्स तो जानना बहुत ज़रूरी है सभी को, लेकिन कंप्यूटर्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हर आदमी नहीं जानता। और एक्सेल हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, हर एचआर वाला एक्सेल यूज़ करता है, क्योंकि डेटा का अल्टीमेटली सारा खेल है। वी लुकअप, एच लुकअप कैसे लगाना है, ये मैंने अपने से कम 20 साल जूनियर बंदे से सीखा।
और उसने मुझे सिखाया बैठा के, तो मुझे वो लर्निंग मिली और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो दूसरों को सिखा सकता हूँ इस चीज़ को, और वो बड़ा हेल्पफुल है आज के दिन में। मुझे लगता है मैं कोई भी डेटा फटाफट निकाल के कैसे उसको रिलेट करना है, कैसे उसको एनालिसिस करना है, वो कर पाता हूँ। इसीलिए सीखने की कोई उम्र नहीं कोई होती। उम्र नहीं है, बिल्कुल कोई उम्र नहीं है। और मुझे तो बिस्मिल्लाह खां साहब का वो बात याद आता है, इतने लीजेंड थे म्यूज़िक के। मेरे को सौभाग्य मिला था कि मैं उनके साथ बनारस में उनके घर पे गया था एक समय में, जब कॉलेज डेज में था। तो स्पीक मेके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर बोलते हैं, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल, उसका मैं मेंबर था। तो उसके द्वारा हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था अपने कॉलेज डेज में पटना में, जब पढ़ता था मैं। तो मुझे उस समय वो सौभाग्य मिला और मैं गया था बिस्मिल्लाह खान साहब के पास, घर से उनके साथ उनको लेके आना था मुझे पटना में प्रोग्राम कराने के लिए। तो मैंने उनको देखा है, वो रुख की मतलब 80 साल 82 साल के उस समय थे, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले रहा। तो वो कहते थे कि मुझे हर दिन तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मुझे आज भी कुछ सीख मिल रही है। हर एक को किसी न किसी तरीके से, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से सीखने को मिलता ही है। और ये सीखने की प्रवृत्ति जो है, उसका जो रडार है आपको अपना खोल के रखना चाहिए हमेशा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट कर सके और अपने बेहतर करने के लिए लाइफ में चीज़ों को यूज़ किया जा सके। सर, अगर ऑफिस लाइफ का अगर कोई चीट कोड होता तो आपका क्या होता उसमें? इनफैक्ट मैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा समझता हूँ और मेरे हिसाब से 3C का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा चिट कोड होता। कमिटमेंट्स, कोलैबोरेशंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यही तो मेन है सर, बाकी चीज़ें तो बाकी बाद में आती हैं। कोलैबोरेशंस के बिना आप चल नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिकेशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जब तक कमिटमेंट आपकी इंटरनल ना हो किसी चीज़ के प्रति तो आप फिर उसमें सक्सेस नहीं मिलता आपको। सर, आपके पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, अगर रिज्यूमे चुपके से अगर आपको कुछ बोलते तो क्या बोलते हो? लुक बियॉन्ड द बुलेट पॉइंट्स, लुक बियॉन्ड द बुलेट पॉइंट्स मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसके इनर फीलिंग्स को समझें। उसके मुझे लगता है रिज्यूमे में जो लिखा होता है वो बुलेट पॉइंट्स होता है, सो ऑलवेज लुक फॉर बियॉन्ड बुलेट पॉइंट्स। सो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हिज थॉट प्रोसेस ऑफ एम्पैथी, उसकी इनर फीलिंग्स क्या है। जब आप बात करते हैं तो कैंडिडेट से बात करने से आपको समझ में आती है कि आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बुलेट पॉइंट्स में नहीं मेंशन है, उसको ज़रूर देखना चाहिए आपको। सुजीत सर को आइडियाज़ सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, एक टी ब्रेक में या एक वॉक करते हुए मीटिंग में? मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा ब्राइट आइडियाज़ जब आप वॉशरूम में होते हो और बैठे होते हो अकेले में। तो मैंने गलत क्वेश्चन पूछ दिया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आप थॉट प्रोसेस अपने एसिमुलेट कर सकते हो और अपने आप को एक बेहतर रूप में सोच सकते हो चीज़ों को, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। सर, हम तो लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन में डालूंगा कि थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट से रिलेटेड पूछूं। मुझे लगता है कि वो हर एक के लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्षण होता है और उस समय माइंड आपका बहुत शार्पली थॉट देता है, तो आप किसी भी चीज़ को बियॉन्ड सर्टेन बाउंड्रीज सोच सकते हो वहाँ पे। सर, आप ना हमेशा बहुत सारे एचआर कन्क्लेव और बहुत सारे एचआर फोरम में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लोग आपको बुलाते हैं एज ए स्पीकर, एज ए गेस्ट लेक्चरर और बहुत सारी चीज़ों में। तो सुजीत सर को एज ए CHRO, CXO या HR हेड के रूप में सभी लोग जानते हैं। कुछ सर ऐसा एक हिडन टैलेंट जो इन सब के बियॉन्ड लोग आपको नहीं जानते हैं, जो आप एक बार लोगों को बताना चाहें ताकि लगे कि हाँ, सुजीत सर तो ये सब तो काम करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोग ना जानते हों आपके बारे में। मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर था और आज के दिन में मैं स्टार मेकर पे लीड सिंगर हूँ अपने ग्रुप का। मैंने कुछ 1800
65 गाने अपने खुद के रिकॉर्ड किए। क्या बात। और मैं एक बेहतरीन क्रिकेटर भी हूँ और मैं क्रिकेट अपने स्कूल डेज से खेलता आया हूँ। बॉलिंग करते हैं या बैटिंग? मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब कुछ करता हूँ, कीपिंग भी करता हूँ जब ज़रूरत लग जाती है। और आज भी एक मैच खेलने जा रहा हूँ। इसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि अपने पैशन को मैंने कंटिन्यू रखा है और इस 54-55 के एज में भी क्रिकेट में पूरे 20 ओवर का मैच खेलता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के और कंट्रीब्यूट करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के और अपने जो टीम है उसके सक्सेस के लिए। तो सर, लोगों के लिए अगर आपका फेवरेट कोई चीज़ हो, 2 लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें तो, ताकि लोग अगर उस हिडन टैलेंट को प्रैक्टिकली भी देख पाएँ कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं जो सर काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। एक ऐसा गाना है जो हर एक के लाइफ को टच करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ। श्योर सर। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो थोड़ी देर के लिए एकदम लगा कि अब सुनते ही रहना चाहिए जो आपकी आवाज़ है। थैंक यू सो मच। मतलब गाना एक ऐसा सोलफुल एक्सपीरियंस है जो हर एक इंडिविजुअल को शायद करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं तो हर एक को रेकमेंड करूँगा आप गाना गाने की कोशिश करें। हर एक आदमी गाना गाने में सक्षम होता है, कहीं ना कहीं वो दबा हुआ टैलेंट रह जाता है। मुझे स्टार मेकर की बदौलत वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अपने उस टैलेंट को उभारा और अब मैं बिल्कुल फ्री होके बहुत अच्छे से जहाँ भी मौका मिलता है गाने की कोशिश करता हूँ। और गाना सिर्फ अपने लिए नहीं, ये एक सोलफुल एक्सपीरियंस है हर एक के लिए। खुद की तो आपकी सोल जो है वो प्यूरीफाई होती है, इसके अलावा जो आदमी सुनता है वो भी आपसे बहुत प्रभावित होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच टाइम निकाल कर आने के लिए, और हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। बिल्कुल। इसी मंच पर फिर दोबारा मिलेंगे सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द टीम। थैंक यू सर।